एक कमरे में हाइबरनेशन की कुछ मशीनें रखी हुई थी। उन मशीन में से एक आदमी निकलता है। वो उठकर अपने साइड में देखता है तो वहां पर पानी की बोतल में पानी नहीं होता। तो वो उठकर चलने की कोशिश करता है तो उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह चल के सामने वाले ड्रॉर में से एक पानी की बोतल निकालता है और खूब सारा पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद वो आदमी कंट्रोल रूम में फोन करके बोलता है कि वो माइज़ुरू बोल रहा है, क्या कोई लाइट ऑन करेगा? पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। माइज़ुरू अपना फोन चेक करता है और लाइट्स ऑन करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी ऑन नहीं होता। तो उसे लगता है कि शायद किसी तरह का कोई पावर कट हुआ है। माइज़ुरू अपनी मशीन के पास जाता है ये देखने के लिए कि कितना समय बीत चुका है, और वहां पर लिखा होता है 2525 11 जून। माइज़ुरू को यकीन ही नहीं होता कि ये सब कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि शायद किसी तरह का टेक्निकल इशू है, क्योंकि 500 साल तो नहीं बीत सकते। और तब वो अपनी बीवी की मशीन खोलता है उसे हाइबरनेशन से उठाने के लिए, और मशीन खोलते ही वो देखता है कि उसकी बीवी की बॉडी सड़ रही है और वो मर चुकी है। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह से डर जाता है। वो जल्दी से अपने बेटे की मशीन खोलकर देखता है तो उसका बेटा भी मर चुका था। वो बुरी तरह से रोने लगता है। उसकी बीवी की मशीन 200 साल पहले और उसके बेटे की मशीन 300 साल पहले चलना बंद हो चुकी थी, और वो तभी मर गए थे। जो उन मशीन की देखभाल करने वाले लोग थे वो वहां से कब के जा चुके थे, और धीरे धीरे पावर सप्लाई भी जा चुकी थी, और सिर्फ माइज़ुरू की मशीन की पावर ही चल रही थी। और वो उस मशीन में 500 साल तक हाइबरनेशन में रहा। 500 साल पहले पूरी दुनिया का मौसम बदलने लगा था। हर जगह बर्फ गिर रही थी और दुनिया आइस एज की तरफ जा रही थी। तब माइज़ुरू अपनी वाइफ और बच्चे के साथ इराक देश में बसरा सिटी में आ जाता है, जहाँ पर उसकी कंपनी ने बहुत सारे पैसे खर्च करके एक मशीन को इन्वेंट किया था जिसमें ह्यूमंस भी हाइबरनेशन में जा सकते हैं और काफ़ी वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। और जैसे कि पूरी दुनिया आइस एज की चपेट में आ रही थी, तो माइज़ुरू अपनी फैमिली को लेकर वहां आ जाता है, और वो अपनी फैमिली को लेकर हाइबरनेशन में चला जाता है। माइज़ुरू को लगता है कि ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही होगा और उसके बाद वो उठ जाएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब जब वो उठता है तो कोई नहीं होता, सब जा चुके हैं और वो अकेला इस हाइबरनेशन कैंप में है। वो दुखी होकर पुरानी शराब पीने लगता है जो अभी भी पीने लायक थी। वो बस पीते पीते यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, उसी के साथ क्यों हुआ, वो क्यों जिंदा बच गया जबकि उसके सभी अपने लोग मर गए। उसके पास अब कोई वजह नहीं थी जिंदा रहने की, इसलिए वो अपने आप को मारने के लिए फांसी लगाने ही वाला था। पर तभी उसे अपने सामने एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि उसकी फैमिली फोटो थी। उसमें उसकी वाइफ, बेटा, वो और उसकी एक बेटी भी थी। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटी को अपने पापा के पास टोक्यो में छोड़ दिया था और बाद में वो लोग दुबई चले गए थे, जहाँ दुबई में थोड़ी गर्मी थी आइस एज से बचने के लिए। पर तब भी अगर उसकी बेटी बच गई होगी तो भी 500 साल बीत चुके हैं, वो तो कब की मर चुकी होगी। इस सोच में वो जमीन पर लेटा होता है और तभी उसे छत पर से कोई रोशनी आती हुई दिखाई देती है। ये रोशनी बाहर से आ रही थी। माइज़ुरू ऊपर की तरफ जाता है बाहर के हालात देखने के लिए। बाहर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी, और जब वो बाहर पहुंचता है तो देखता है इराक में जहाँ कभी रेगिस्तान और बड़ा शहर हुआ करता था, वहाँ पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है। बर्फ पड़ी हुई है और शहर के बीच नदी भी बह रही है। दुनिया वाकई में एक आइस एज में जा चुकी है। माइज़ुरू वापस नीचे जाकर कुछ पुराने लॉग्स चेक करने लगता है, इस कोशिश में कि शायद उसे कुछ पुरानी रिपोर्ट में कुछ पास के बारे में कुछ मिल जाए। रिपोर्ट में लिखा था कि कोल्ड वेव सऊदी अरेबिया और बाकी के मिडिल ईस्ट तक भी पहुंच गई थी, यानी कि कोई भी नहीं बचा था। माइज़ुरू को गुस्सा तो आ रहा था, पर उसने सोचा वो यहीं बैठकर नहीं मर सकता, उसे बाहर जाना होगा। अगर कोई सिविलाइजेशन बची है तो उसे उनके पास जाना होगा, या फिर एटलीस्ट मरने से पहले वो ये जानना जरूर चाहेगा कि उसकी बेटी और उसके पापा के साथ क्या हुआ। और इसे सोचकर वो तैयार होने लगता है और कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी रख लेता है और निकल जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल ट्रैक्स की तरफ, इस उम्मीद में कि शायद अभी भी कोई ना कोई उन रेलवे ट्रैक्स को ऑपरेट कर रहा होगा और उसे शायद वहाँ कुछ लोग मिल जाएंगे। माइज़ुरू को चलते चलते अब लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। वो थका हुआ था, उसकी बुरी हालत थी, और उसका सामान भी जिस बैग में था वो भी घिस चुका था, और वो बस उसे किसी तरह घसीटकर आगे की तरफ ले जाया जा रहा था। वो इराक का बॉर्डर क्रॉस कर चुका था और अब वो वेस्ट ईरान में था। धीरे धीरे रात हो रही थी, तो माइज़ुरू एक टूटी सी बिल्डिंग में रात बिताने लगता है। पानी न होने की वजह से वो बहती हुई नदी से ही पानी पी लेता है, और जिस वजह से उसका पेट भी खराब हो जाता है। किसी तरह से वो आग लगाता है, और आज उसके पास आखिरी पैकेट फूड बचा था। इसे खत्म करने के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इतना चलने की वजह से उसके पैर भी घायल हो चुके थे और वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। रात को सोने के लिए अपने ऊपर कुछ ढकने के लिए वो कुछ हड्डियों के पास से एक बड़ी सी शीट उतार लेता है और उसे ओढ़कर वहीं सो जाता है। अब जब माइज़ुरू को भूख लगती है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो आसपास से कोई साफ सी घास उठाकर उसे ही खाने लगता है। चलते चलते कई दिनों के बाद उसे कुछ भेड़ें दिखाई देती है, जिन्हें देखकर उसे बस उन्हें मारकर खाने का ही ख्याल आता है। वो अपना चाकू निकालता है और उन्हें मारने के लिए जैसे ही वो इन भेड़ों के ऊपर हमला करता है,
वो सभी भेड़ें भाग जाती हैं। माइज़ोरू इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो उन भेड़ों को पकड़ने के लिए भाग तक नहीं सकता था। वो एक घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि वो उसे पकड़कर उस पर सवारी करके आसानी से सफ़र कर पाएगा, पर वो घोड़े को भी नहीं पकड़ पाता। वो बस उस बर्फीले तूफान में चलते जा रहा था और एक वक्त पर वो इतना कमज़ोर हो गया था कि वो नीचे गिर जाता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वापस उठ सके। वो बस उस बर्फ़ के नीचे दबता चला जाता है। तभी 2 घोड़े पर 2 लोग आते हैं जो माइज़ोरू को बर्फ़ में दबा देख लेते हैं। वो दोनों लोग माइज़ोरू को उठाकर अपने रहने की जगह पर ले जाते हैं और उसे एक मरे हुए जानवर की लाश के पास ले जाकर लेटा देते हैं और उसके बाद वो दोनों लोग खाना पकाने लगते हैं। वो दोनों ही एक अलग सी भाषा में बात कर रहे थे और कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी एक पत्थर से बना चाकू निकालता है और उसे ले जाकर वो माइज़ोरू की गर्दन पर लगा देता है और वो उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है, पर तभी माइज़ोरू की आँख खुल जाती है। तो वो आदमी तुरंत दूसरे आदमी को पानी लाने के लिए कहता है। वो दोनों माइज़ोरू को पानी पिलाते हैं और माइज़ोरू दूसरे ह्यूमंस को देखकर खुश था और जब वो उस आदमी के हाथ में बड़ा सा चाकू देखता है तो वो उनसे पूछता है कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले थे। पर तभी माइज़ोरू की नज़र उसके पीछे पड़े स्किन उतरे हुए एक जानवर पर पड़ती है, जिसे देखकर माइज़ोरू उसे किसी जानवर की तरह खाने लगता है। पर वो दोनों लोग माइज़ोरू को किसी तरह से रोकते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों लोग माइज़ोरू को खाना बनाकर खिलाते हैं। माइज़ोरू को सिर्फ नमक के पानी में पका हुआ मीट खाकर इतनी खुशी हो रही थी कि मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। उसे वो खाना सबसे बेहतरीन लग रहा था। उस दिन वो उस खाने को खाते खाते रो तक रहा था। माइज़ोरू ने उन दोनों की बात समझने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि वो लोग कहाँ से हैं। वो ना तो मिडल ईस्ट से लग रहे थे, ना ही यूरोप से और ना ही एशिया से। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो खुद कहाँ है। वो उनके सामान को देखकर समझ जाता है कि ये लोग हंटर्स हैं और तब वो उन लोगों को मैप दिखाता है और उनसे बोलता है कि उसे जापान जाना है। पर क्या वो लोग उसे बता सकते हैं कि वो कहाँ है? पर उन लोगों को वो मैप समझ ही नहीं आता और तब माइज़ोरू को समझ में आता है कि 500 सालों से ऐसे ही चल रहा है। सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, अब दुनिया फिर से स्टोन एज में जा चुकी है। रात को वो लोग माइज़ोरू को सोने के लिए एक बिस्तर देते हैं, पर माइज़ोरू दिन में हुए हादसे के बारे में सोचता है जब वो लोग लगभग उसकी गर्दन ही काटने वाले थे। पर फिर वो उन सभी चीज़ों को भुलाकर सो जाता है, ये सोचकर कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, जो होगा उसे उसी के हिसाब से चलना होगा। अगले दिन वो दोनों अपना सामान घोड़ों पर लादने लगते हैं वहाँ से जाने के लिए और माइज़ोरू भी उन्हें थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए और खुद भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे नहीं पता था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, पर उसने उन्हीं के साथ जाना सही समझा और तब वो इशारों में किसी तरह से उन्हें अपना नाम बताता है, तो वो लोग भी उसे अपना नाम बताते हैं। एक का नाम होता है पैल और दूसरे का नाम होता है मीटो। और तब माइज़ोरू उन्हें बोलता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो उन्हें पैसे देगा, पर तब उसे याद आता है कि वो दुनिया तो कब की जा चुकी है और ऐसे ही बातें करते हुए वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। माइज़ोरू उनके साथ रहने लगता है। मीटो और पैल दोनों से बात करने पर माइज़ोरू को पता चलता है कि मीटो पैल को कहीं मिला था नदी के किनारे पड़ा हुआ और वो दोनों तब से ही एक साथ रहते हैं। पैल भी नॉर्थ में कहीं से आया था क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी और पैल ने अपने ही पापा की डेथ के बाद उन्हें खा लिया था। और तब माइज़ोरू को पता चलता है कि पहले वो उसे मरा हुआ समझकर उसे खाने के लिए ही लाए थे। माइज़ोरू तब उन्हें टाइम देखना सिखाने की कोशिश करता है, पर पैल उसे बहुत तेज मुक्का मार देता है और कहता है कि उसके पापा ने उसे बताया था कि सिंबल्स गलत होते हैं। तब माइज़ोरू को समझ में आता है कि ये लोग टाइम देखना और सिंबल को विचक्राफ्ट समझते हैं और उससे दूर रहते हैं। तब माइज़ोरू सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इन दोनों पर निर्भर हो जाएगा, उसे शिकार करना सीखना होगा। तो वो पैल को उससे शिकार सिखाने के लिए बोलता है, पर पहले तो पैल उसे मना कर देता है ये बोलकर कि वो कमज़ोर है। पर माइज़ोरू उसे किसी तरह से मना लेता है। धीरे धीरे माइज़ोरू शिकार करना सीख जाता है और तब माइज़ोरू को अपने आप को उनके बराबर बनाने के लिए एक चीते से फाइट करनी थी, एक फेस्टिवल में जिसे पैल और मीटो ही मनाते हैं। वो लोग हर साल एंड्रिल नाम के चीते से लड़ते हैं उसे हराने के लिए। माइज़ोरू तैयार नहीं था, वो डर रहा था, पर फिर भी वो जंगल में उनके साथ उस चीते से लड़ने के लिए आ जाता है। पैल मीटो को उस चीते को ढूंढने के लिए भेज देता है और माइज़ोरू आग जलाने लगता है, पर तभी वो चीता माइज़ोरू के ठीक पीछे आ जाता है, जिसे पैल देख लेता है और माइज़ोरू को बचाने के लिए वो उस चीते पर हमला कर देता है। पर वो चीता बच जाता है और वहां से भाग जाता है। तो पैल उस चीते का पीछा करने के लिए उसके पीछे भागता है और माइज़ोरू पीछे ही रह जाता है। पैल उस चीते से अकेले लड़ने लगता है और घायल हो जाता है। दूसरी तरफ माइज़ोरू कुछ भेड़ियों से लड़कर उन्हें भगा देता है और जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक वो चीता भाग चुका था। पर तब वो देखते हैं कि उस चीता ने मीटो की गर्दन तोड़कर उसे मार दिया था। पैल मीटो की गर्दन काट देता है और माइज़ोरू को कहता है कि चलो इसे खा लेते हैं इससे पहले कि इसकी बॉडी सड़नी शुरू हो जाए, और इसे खाने के बाद मीटो हमारे साथ मिल जाएगा और हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। पर माइज़ोरू उसे मना कर देता है और कहता है कि कैनिबलिज्म गलत है और उन्हें मीटो को एक पहाड़ पर छोड़ देना चाहिए जिससे कि बर्ड्स मीटो को खा लेंगे और तब मीटो एक बर्ड मैसेंजर बन जाएगा जिसे पैल गॉड मानता है।
उसके बाद माइज़ोरू पैल को कहता है कि वो जा रहा है जापान ढूंढने के लिए, अगर वो चलना चाहता है तो वो उसके साथ चल सकता है। पर पहले तो पैल उसे मना कर देता है, पर फिर पैल को याद आता है कि जो बर्ड्स हैं वो हर साल वेस्ट की तरफ चले जाते हैं और उसे एक बार तो उन बर्ड्स को देखना है कि वो कहाँ जाते हैं और वो जगह कैसी है जहाँ पर बर्ड्स हर साल जाते हैं। तब वो दोनों एक साथ जापान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। पीस।